हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राचीन बिहार का इतिहास तो खत्म हो चुका है। आज से हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज, तो मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। अगर प्राचीन बिहार का इतिहास नहीं पढ़े तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ये जो आपका क्लास बनाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, कौन सा बुक का प्रेफरेंस लिया जा रहा है, तो बिहार एक परिचय है जो इम्तियाज अहमद का बुक लिखा हुआ है, और साथ ही साथ एडिटोरिया का बिहार तत्संग्रह करके बुक आता है। वो दोनों का क्या है कि ये निचोड़ है। वीडियो को अच्छा से देखना है, बहुत अच्छा से वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि ये डाल दिया जाएगा, तब वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि मध्यकालीन बिहार का इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि सिलेबस के बिना अगर आप पढ़ते हैं तो बाहर चले जाते हैं एग्जाम से। क्यों? क्योंकि सिलेबस कवर होता ही नहीं है। तो है आखिर इसमें सिलेबस क्या? तो मध्यकालीन बिहार में आते हैं तो सबसे पहले इसमें जो पढ़ना है आपका तुर्क शासन में बिहार पढ़ना है, स्थानीय शासन जैसे कि कर्नाट वंश पढ़ना है, सल्तनत काल में बिहार कैसा था वो पढ़ना है, आपका मुगल काल में बिहार पढ़ना है, अफगान शासन में बिहार पढ़ना है, जिसमें शेर शाह सूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसके बाद सिख धर्म पढ़ना है कुछ। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग जो पढ़ते हैं, जो सबसे पहला जो शुरू करेंगे तुर्क शासन में बिहार पढ़ते हैं। ठीक, तो तुर्क शासन में जैसे बिहार है, तो तुर्क शासन में मेनली जो राज्य यहाँ पर कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ठीक है, तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक श्रेय किसको माना जाता है, तो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। और बख्तियार खिलजी कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, एक दास था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार जो था छोटे छोटे शासकों में क्या था, विभाजन था, और उत्तर बिहार में एक कर्नाट वंश था जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या है कि बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी, जिसको क्या बोला जाता है, बिहार शरीफ बोला जाता है, उसी में कहा गया था 1198 ईस्वी में उस पर विजय प्राप्त किया था। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे क्या होता है कि बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी मतलब कि बिहार शरीफ के साथ साथ नालंदा में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, और उसके साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या किया था, नष्ट कर दिया था। और इन नष्ट विश्वविद्यालय को तो किया ही था, साथ ही साथ क्या किया था, वो सब में आग लगा दिया था। हम लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में करीब करीब 6 महीना तक क्या लगा था, आग लगा था। कोई कोई जगह पे 3 महीना लिखा रहता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 6 महीना तक यहाँ पर क्या लगा था, आग जलते रहा था। आगे क्या किया उसने, बख्तियार खिलजी ने, कि 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया जो बंगाल में है, और जो क्या था सेन वंश का क्या था, राजधानी था। उस समय क्या था, उस लक्ष्मण सेन उसका क्या था, शासक था। उस पर चढ़ाई किया बख्तियार खिलजी ने, और लक्ष्मण सेन डर से क्या हो गया था, भाग गया था। किसके? बख्तियार खिलजी के डर से। अब बख्तियार खिलजी जो था इस क्षेत्र को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और अपना जो राजधानी कहाँ बनाया, तो लखनौती अपना राजधानी बनाया था। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बख्तियार खिलजी की हत्या कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी को एक अधिकारी जो था, उसी का अधिकारी हत्या कर दिया। उसका नाम क्या था, तो अली मर्दान था। वो हत्या करके उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफना दिया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें स्थानीय वंश। स्थानीय वंश में जो इंपॉर्टेंट कौन है, तो कर्नाट वंश है। कर्नाट वंश में हम लोग पढ़ते हैं तो मिथिला का जो क्षेत्र है, तिरहुत और मिथिला का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो कर्नाट वंश बोला जाता है। और वहां पर क्या हुआ कि पाल वंश के पतन के बाद, पाल वंश के खत्म होने के बाद, ये तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। और उसका संस्थापक अगर पूछ ले कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे, तो आपको न्याय देव याद रखना है। ठीक है, न्याय देव जो अपना राजधानी कहाँ पे बनाए थे कर्नाट वंश का, तो सिमरावगढ़ में बनाए थे, जो वर्तमान में अभी कहाँ पे है, तो नेपाल में है। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बिहार के अभियान के समय कर्नाट वंश का जो नरसिम्ह देव जो थे, उसे नजराना या भेंट देकर क्या किया था, सहयोग किया था। कौन? नरसिम्ह देव क्या किए थे, सहयोग किए थे बख्तियार खिलजी को। क्यों किए थे सहयोग? क्योंकि एक कर्नाट वंश का जो सेन वंश था, क्या था, विरोधी था। और सेन वंश पर क्या हुआ था कि हम लोग जानते हैं बख्तियार खिलजी चढ़ाई कर दिया था, तो इसीलिए कर्नाट वंश क्या किया था, सपोर्ट किया था। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। ये बात यहाँ पर हो गया था। ठीक, आगे जो इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि कर्नाट वंश में तुर्क जो सेनापति था तुगरिल तुगन का अभियान, ये जो है इसका जो चर्चा है कहाँ पे लिखा हुआ है, तो तिब्बती धर्मास्वामिन में क्या है कि इसका चर्चा लिखा हुआ है। किसका?
तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन का। ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि समांतर दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना और भेंट से था, मतलब कि भेंट से संबंध था। लेकिन क्या हुआ कि गियासुद्दीन तुगलक जो था बंगाल अभियान के समय 1324 और 1325 के समय बंगाल का अभियान था जब गियासुद्दीन तुगलक का, उस समय क्या किया था, कर्नाट क्षेत्र को क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था। कौन? गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का राजा अगर पूछे तो कौन था, तो हरि सिंह देव थे। और ये हरि सिंह देव क्या थे, तो एक समाज सुधारक भी थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। हरि सिंह देव को क्या माना जाता है, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, उनके समय ही क्या हुआ था कि पंजी प्रबंधन का क्या हुआ था, विकास हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि पंजी प्रबंधन होता क्या है, तो पंजी प्रबंधन को आपको बारे में बताना है कि मिथिला जो भारत और नेपाल के दोनों में जो क्षेत्र पड़ता है, वो क्या था कि ब्राह्मण और मैथिली कर्ण कायस्थ जो समुदाय है उनके द्वारा लिखित क्या है, वंशावली एक क्या है, पंजी है, या उसको पंजी प्रबंधन बोलते हैं। यही बात आपको याद रखना है। ठीक, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल बिहार में कैसा रहा, तो दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल के शासकों के बीच में क्या रहता था, हर समय क्या रहता था, संघर्ष बना रहता था। और उसी के कारण जो बिहार बीच में पड़ता था यह युद्ध का अखाड़ा बनकर रहा हमेशा। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली के सल्तनत में का जो प्रथम सुल्तान ऐसा था जिसने बिहार पर क्या किया, अभियान किया, और 1225 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कौन? तो इल्तुतमिश। तुगलक काल में क्या हुआ कि बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण रहा, बट क्या हो गया यहाँ की 1324 से 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश पर क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े भी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान में क्या हुआ था कि ये बिहार आया था फिरोज शाह तुगलक, और पटना और गया के अभिलेखों से ऐसा प्राप्त भी होता है कि वो बिहार आया था। और ऐसा माना जाता है कि राजगीर के जैन जो मंदिर है उसके अभिलेखों से ऐसा माना जाता है कि वो जो है अनुदान देने का भी प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर कुछ वो दान भी दिया था। ठीक है, तुगलक काल में क्या हुआ कि बिहार की राजधानी कहाँ था, तो बिहार शरीफ था। और बिहार शरीफ क्यों फेमस था ये पूछ ले तो ये जो धर्म था बौद्ध धर्म, उसके लिए क्या था, बिहार शरीफ प्रमुख केंद्र था। ठीक, क्या था, तो प्रमुख केंद्र था क्या चीज का, तो बिहार शरीफ क्या चीज का था, प्रमुख केंद्र, तो बौद्ध धर्म का था। ठीक है, तुगलक काल में क्या हुआ कि बिहार के प्रशासकों में महत्वपूर्ण नाम जो है किनका नाम है, तो किनका है, मलिक इब्राहिम का नाम है। और मलिक इब्राहिम को क्या बोला जाता था, तो मलिक बया भी कहलाते थे। ये बात आपको याद रखना चाहिए। आगे इसमें क्या हुआ कि इनका जो मकबरा है कहाँ पे है, मलिक इब्राहिम का, ये भी पूछता है कि मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ पे है, तो बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, 13वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ कि मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार का क्या है कि नाम उल्लेख है। ये बात आपको याद रखना है। अगर पूछ ले कि 13वीं शताब्दी में कौन ऐसा बुक है जिसमें बिहार का क्या है उल्लेख है, तो आपको याद रखना है तबकाते नासरी में। ठीक, जो किसके द्वारा लिखा गया, तो मिनहाज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें अफगान शासन में बिहार कैसा था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने क्या किया कि 1495 से 1496 ईस्वी में दरिया खां नुहानी को बिहार में अपना प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया। उसके बाद क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी ओर अफगान शासक मोहम्मद लोदी जो था बाबर से बचने के लिए कहां आ गया था, बिहार चला आया था। ठीक है, बाबर ने क्या किया था कि 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में अफगानों के क्या किया, बिहार के जो संयुक्त लड़ाई हुआ था और एक तरफ से बाबर था 1529 ईस्वी में, उसको क्या बोलते हैं, घाघरा का युद्ध बोलते हैं। उसमें क्या हुआ कि बिहार में क्या किया, अफगानों के क्या कर दिया, बाबर ने पराजित कर दिया। और घाघरा के युद्ध के बाद क्या हुआ कि बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगान का क्या हुआ था, उदय हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। भारत का भी कोई एग्जाम ऐसा देते हैं, सेंट्रल एग्जाम भी देते हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन बिहार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो मेन क्षेत्र जो था बिहार में था। शेर शाह सूरी का अगर जन्म पूछे तो कब हुआ था, तो 1486 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो पिता का नाम क्या था, तो हसन खां था, और जो सासाराम के क्या थे, जागीरदार थे। ठीक है, शेर शाह का अगर बचपन का नाम पूछे तो फरीद खां था, और
बहार खां नुहानी ने फरीद खां को क्या बोला था, मतलब शेर शाह को क्या बोला था, तो शेर खां बोला था। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद क्या हुआ कि बहार खां की विधवा जो पत्नी थी उनके साथ ददू बेगम जिनका नाम था, उनके साथ क्या किया, विवाह किया। अब विवाह करके बिहार का जो क्षेत्र था अपने अधीन में कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में क्या किया, बंगाल को पराजित कर उसको अपने अधिकार में ले लिया। किसको, बंगाल को। किस लड़ाई में किया था, तो सूरजगढ़ की लड़ाई में। कब किया था, ये भी पूछ सकता है, तो 1534 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, और हिमाऊ को उसमें क्या किया, पराजित किया। और उसके बाद क्या किया कि ये जो है शेर शाह का उपाधि धारण किया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध, जिसको क्या बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, उसमें हिमाऊ का क्या किया, पराजित कर उसने दिल्ली में क्या किया, सूर्यवंश की क्या किया, स्थापना किया। और 1541 में पटना को अपना दुर्ग बनवाया। ठीक है, पटना को दुर्ग बनवाया, और इसमें क्या किया, नगर को क्या किया, इस नगर को क्या किया, बिहार की राजधानी बनवाया। अगर पूछ ले कि कौन ऐसा राजा है जो क्षेत्रीय राजधानी अपना पटना को बनाया था, तो ये बात आपको याद रखना है, शेर शाह ने। लेकिन अगर ये पूछे कि कौन ऐसा राजा था जो मगध का क्या किया था, अपना राजधानी बनाया था, तो उदयीन। ठीक है, उदयीन के द्वारा बनाया गया था। लेकिन वहीं पर अगर लिख दे क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय में दे दे, तो क्षेत्रीय कौन बनाया था, तो ये बात आपको याद रखना है, शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। इसका वर्णन कहां पे मिलता है, अब्दुल्ला के तारीख दौदी में ऐसा ये है जो इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या है कि शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन में, और क्या हुआ कि 1544 ईस्वी में मारवाड़ को क्या किया था, विजय प्राप्त कर लिया था। ये दोनों पे, रायसीन पे और क्या किया था, मारवाड़ पे। और 1545 ईस्वी में क्या किया कि कालिंजर अभियान में गोला फटने के वजह से घायल हो गया। ये कौन, तो शेर शाह। और उसके बाद क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में क्या किया था कि इंडो और इस्लामिक, मतलब कि इंडिया और इस्लाम के मिला के एक क्या किया था, मकबरा बनाना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन ये मकबरा पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसके पहले ही इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि शेर शाह का जो मृत्यु के बाद उसका मकबरा को पूरा कौन किया, तो उसके पुत्र इस्लाम शाह ने बनवाया था। और जो ये जो मकबरा है आपका कृत्रिम झील के मध्य स्थित है, और इसका इमारत जो है 8 कोणीय है, अष्टकोणीय है। जो क्या चीज का बना हुआ है, तो आपका लाल बलुआ पत्थर का निर्मित है। इसको अगर आप देखना चाहिएगा तो आपको सासाराम जाना पड़ेगा। और कैसा है, तो ये आपका क्या है कि शेर शाह का मकबरा है। देखिए तो कितना सुंदर है। तो ये आपको देखना भी चाहिए क्योंकि ये जो है हम लोग का संस्कृति में बसा हुआ है। ठीक है, हिंदू का रहे चाहे मुस्लिम का रहे चाहे सिख का चाहे ईसाई का, सब अपने का है, विरासत है। ठीक है, और उसको एक नज़र से हम लोग को देखना चाहिए। ठीक है, शेर शाह ने क्या हुआ था कि बिहार में अपना रोहतास किला बनवाया था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि शेर शाह ने कहाँ पे किला बनवाए थे, तो रोहतास में क्या किया था, किला भी बनवाया था। और शेर शाह ने क्या किया था, तो जब्ती प्रणाली चलाई थी। ये जब्ती प्रणाली क्या है कि भूमि को माप कर, मान लिया जाए कोई के पास 10 बीघा है, कोई के पास 20 बीघा है, उसको पहले माप कर, और उसको मापने पर उसका क्या लगाना है, तो कर लगाना है, उस पर लगान निर्धारित करना है। पहले क्या होता था कि आपके पास कितना भी जमीन रहे उस पर क्या होता था कि सीमित एक कर रहता था। लेकिन ये इसको हटाएं, कहें कि जिसके पास जैसा जमीन रहेगा उसी अनुसार से क्या होगा कि उसको कर देना पड़ेगा। इसका जो बात क्या हुआ था कि अकबर भी इसको अपनाया था। ठीक है, अच्छा लगा था अकबर को, तो अकबर भी इस प्रक्रिया को क्या हुआ था कि अकबर भी अपनाया था। शेर शाह के शासन में क्या हुआ, सुव्यवस्थित शासन प्रणाली था, सुव्यवस्थित था, एकदम प्रॉपर ढंग से चलता था। ये इसके लिए क्या था, प्रसिद्ध था। उसी ने क्या किया था, संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था का व्यापक सुधार भी किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें तक क्या हुआ कि शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह का क्या किया था, उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। और बाद में क्या हुआ, सूरवंश जो था वो क्या हुआ, 3 भागों में क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड हो गया। और 1555 ईस्वी में मच्छीवार और सर हिंद के युद्ध में हिमाऊ क्या हुआ था, शेर शाह सूरी ने जिसको भगाया था, उसी ने प्यार क्या किया कि सिकंदर सूरी को पराजित कर क्या किया, सूरवंश को क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मुगल काल का बिहार में क्या हुआ, स्थापना हुआ। और शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश का यहाँ पर तो सत्ता बना रहा है, लेकिन
1555 से 1556 ईस्वी में मुगल राज का पुनः यहाँ पे स्थापना हुआ। आगे इसमें पढ़ते हैं तो क्या होता है कि दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में अफगान राज का क्या हुआ था, यहाँ पे गठन हुआ था। लेकिन ताज खां करारानी के ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई थी, लेकिन उसका जो पुत्र था क्या हुआ था कि दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। ठीक है, बिहार से क्या किया, दाऊद खां करारानी ने विरोध किया। इसी में अकबर गुस्सा हो गया था और अकबर जो था क्या किया था कि दाऊद खां करारानी को दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण कर दिया था बिहार पे। और 1576 ईस्वी में क्या हुआ, उसने पटना को जीत लिया। कौन, तो अकबर ने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा इसके लिए। ठीक है, दाऊद खां ने बिहार का माना जाता है कि ये जो है अफगान का अंतिम शासक है, ऐसा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, मुगल काल यहाँ पे पूर्ण रूप से बहुमत कर लिया था, मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा से शासन करने लगा था। ठीक, और आगे क्या हुआ कि 1580 ईस्वी में क्या हुआ, बिहार को मुगलों के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, सूबा मतलब कि प्रांत का दर्जा दिया गया। एक क्वेश्चन हमेशा बना हुआ है आपका कि कब जो था अकबर यहाँ पे मतलब आक्रमण किया था, तो आक्रमण कब किया था, तो ये आपको याद रखना है 1576 में। लेकिन ये पूछता है कि कब है जो मुगल जो था यहाँ पर अपना प्रांत का दर्जा दिया था बिहार को, तो आपको याद रखना है 1580 ईस्वी में क्या हुआ था कि बिहार को मुगल के द्वारा क्या किया गया था, प्रांत का दर्जा दिया गया। और वो जो था अकबर जो था, अकबर के द्वारा मुनीम खां को क्या बनाया गया था, मुनीम खां को क्या बनाया गया, बिहार का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, अकबर के समय राजा जो मान सिंह जो था बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक रहा। जो मान सिंह के समय क्या था कि मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत था। ठीक है, मान सिंह जो अपना राजधानी कहाँ बनाया बिहार में, तो रोहतास में बनाया था, ये बात आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि जहांगीर के समय छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उस पर मुगलों का क्या अधिकार हो गया। और इस क्षेत्र से वो क्या चीज प्राप्त करता था, कोई भी अधिकार करेगा तो कुछ वहां से फायदा होता था, तभी वो क्या करता था, अधिकार करता था। तो छोटा नागपुर पठार से इसको क्या मिलता था, तो इसको क्या मिला, हीरा और सोना का यहाँ से प्राप्ति इसको होता था। जहांगीर ने यहाँ पे 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया था। ठीक है, बाद में केवल यहाँ पर राजकुमारों को ही प्रांतपति बनाया जाने लगा। अकबर ने तो मान सिंह को बनाया था, लेकिन यहाँ पर बाद में क्या हुआ कि जहांगीर के द्वारा ऐसा घोषणा कर दिया गया कि यहाँ पर कोई भी प्रांतपति तभी बनेगा जो मुगल का राजकुमार रहेगा। ठीक है, औरंगजेब के प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार का प्रांतपति या सूबेदार क्या किया गया, नियुक्त किया गया। अजीम ने क्या किया था कि पटना को अजीमाबाद नाम बदला, पहले तो अजीमाबाद किया और उसके बाद उसका क्या किया था, सौंदर्यीकरण किया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। बाद में क्या हुआ कि बाद का जो समय था मुगल काल के, उस समय क्या हुआ कि फर्रुखसियर ने क्या किया था, 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज अभिषेक करवाया था। और ये पहला ऐसा मुगल सम्राट था जो क्या किया था, बिहार में क्या किया था, तो अपना राज अभिषेक कराया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन ऐसा मुगल शासक था प्रथम जो पटना में क्या किया था, राज अभिषेक करवाया था, बिहार में अपना राज अभिषेक करवाया था, तो फर्रुखसियर करवाया था। और कब करवाया था, तो 1713 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद शाह आलम द्वितीय भी क्या हुआ था कि 1761 ईस्वी में पटना में क्या किया था, तो राज अभिषेक करवाया था। ये दूसरा ऐसा मुगल सम्राट था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि मुगल जो साम्राज्य था धीरे धीरे क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, बिहार जो है किस में मिल गया, तो बंगाल प्रांत का भाग बन गया। ठीक है, मुर्शिद कुली खां जो था क्या हुआ कि 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्या रहा, सूबेदार रहा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सरफराज खां के द्वारा नवाब बना दिया गया, सरफराज खां यहाँ का नवाब बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में जो कब हुआ था, 1740 ईस्वी में हुआ था, उसमें सरफराज खां को पराजित कर यहाँ पर क्या किया कि बंगाल का अपना नवाब बन गया। कौन, तो अलीवर्दी खां। ठीक है, कब बना था, तो 1740 ईस्वी में। कब, किसको हराकर, तो सरफराज खां को हराकर। इस कौन सा युद्ध था, ये भी पूछ सकता है, तो आपका गिरिया के युद्ध याद रखना है। अलीवर्दी खां ने क्या किया था, अपना अस्थाई राजा बनने के लिए, अपना अस्थाई पद को रखने के लिए क्या किया था, मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया दिया था। ठीक है, और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु
तक क्या हुआ कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो क्षेत्र है इस पर किसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा? तो अलीवर्दी खां का रहा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें सिख धर्म। ठीक है, सिख धर्म बिहार में जो था कैसा था ये हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सिख धर्म से भी हमेशा क्वेश्चन एक न एक कभी न कभी आते रहता है। तो सिख धर्म का जो संस्थापक माने जाते हैं तो गुरु नानक देव माने जाते हैं। 15वीं शताब्दी में स्थापना इसका किए थे सिख धर्म का। उन्होंने क्या किए थे कि बिहार में कहाँ कहाँ पे आए थे? तो गया में, राजगीर में, पटना में, मुंगेर में और भागलपुर में क्या किए थे? अपना यात्रा किए थे। और सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे कौन थे? तो श्री तेज बहादुर, वो भी क्या किए थे? सासाराम गया होते हुए कहाँ आए थे? तो पटना आए थे। और उनकी बीवी क्या थे? प्रेग्नेंट थे। उन्हीं को, उनका नाम क्या था उनके पत्नी का? तो गुरजी देवी नाम था। उनको क्या किए थे? यहाँ पे छोड़ दिए थे। ठीक है, और वो यहाँ पे माँ बनने वाली थी, हम लोग जानते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि पटना में ही क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। कब हुआ था ये भी पूछ लेता, कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। और ये जो थे 10वें गुरु थे सिख धर्म का, और अंतिम गुरु भी थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक, ये भी बात आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे 1776 ईस्वी में 10वें गुरु बने, और 1699 ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे? तो खालसा पंथ की स्थापना किए थे। आगे हम लोग को याद रखना है क्या कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे पटना साहिब का क्या किए थे? निर्माण किए थे। अगर आप पटना साहिब नहीं गए हैं तो आपको जाना चाहिए। और पटना साहिब कैसा है तो देखिएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, और पटना साहिब को कभी कभी फुल नेम भी दिया हुआ रहता है, तो ये बात आपको याद रखना है। क्या नाम है? पूरा नाम इसका श्री हरि मंदिर पटना साहिब नाम है। और कौन बनवाए थे? तो राजा रंजीत सिंह बनवाए थे, महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और सिख धर्म का क्या है? एक प्रमुख स्थल में से एक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।